हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए इकोनॉमिक सेक्शन के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन इज द प्रोसेस ऑफ कमर्शियलाइजेशन इन्वॉल्व्स। देखो, कमर्शियलाइजेशन होता है व्यवसायीकरण, ठीक है जी। इसमें क्या रहता है कमर्शियलाइजेशन में, अगर आपको अपने व्यवसाय को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको प्रोडक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोडक्शन के साथ साथ आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर व्यवसाय को बढ़ाना है, प्रोडक्शन का ध्यान, डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखना पड़ेगा, सेल के लिए आपको चलना पड़ेगा, मार्केट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और सबसे बड़ी जो इसमें बात है वो है कस्टमर सपोर्ट, ठीक है जी। कस्टमर सपोर्ट भी आपको इसमें चाहिए होगी, और भी बहुत सारी चीजें जो आपके लिए नीडेड रहती हैं अगर आपने कमर्शियलाइजेशन यानी किसी व्यवसाय को अगर बढ़ाना है। तो क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कमर्शियलाइजेशन इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैकेज। उत्पाद विशेषता, ये तो बहुत जरूरी है, और पैकेज का निर्णय क्या करना है, कैसे करना है, जरूरी है। बिल्डिंग अप, करेक्ट आंसर। बिल्डिंग अप एप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स, एक उपयुक्त विपणन मिश्रण तैयार करना, बिल्कुल सही। इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, ये देखो बाजार में उत्पाद पेश करना, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो तीन की ऑप्शन है, तीनों की तीनों सही हैं। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है। ध्यान से समझिएगा, एक है हमारा वर्ल्ड बैंक और एक है IMF, ठीक है जी। इन दोनों की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे ये दोनों बने थे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एग्जाम में अलग से पूछ लेते हैं कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से क्या निकल के आया, तो वर्ल्ड बैंक और IMF। तो ब्रेटन वुड्स में कॉन्फ्रेंस हुई जिससे वर्ल्ड बैंक और IMF बने, ये बात है 1944 की, और दोनों को कहते हैं ट्विन्स सिस्टर, ठीक है जी। दोनों को कहते हैं ट्विन्स सिस्टर, वर्ल्ड बैंक को और IMF को। ये जो वर्ल्ड बैंक है और IMF है, दोनों का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। दोनों का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। दोनों का हेडक्वार्टर रहता है वॉशिंगटन DC में। ये जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, इट इज अ फैमिली ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। वर्ल्ड बैंक में हमारे पास 5 ऑर्गेनाइजेशन है। एक है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, और MEGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये 5 ऑर्गेनाइजेशन है जो फैमिली वर्ल्ड बैंक के अंडर आती हैं, ठीक है जी। IBRD ही बना था 1944 में। कई बार पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि ट्विन सिस्टर किसको कहते हैं, तो वर्ल्ड बैंक की जगह वहां IBRD का लिखा होगा तो ये भी करेक्ट आंसर होगा। IBRD और IMF ट्विन सिस्टर, ये बना था 1944 में। IFC को आपके कहते हैं प्राइवेट विंडो, ठीक है जी। प्राइवेट विंडो, क्योंकि ये जो प्राइवेट सेक्टर है उनको ये लोन देता है। ये जो IDA है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, इसको कहते हैं सॉफ्ट विंडो या पुअर विंडो, क्योंकि ये लोन देता है 0% इंटरेस्ट रेट पे। क्लियर है जी बात। तो IBRD आपका बना था 1944। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां रहता है, ऑप्शन बी वॉशिंगटन DC इज करेक्ट आंसर। आगे भी इनकी देख लेते हैं फॉर्मेशन। IBRD 1944 में है, IFC आपका 1956 में बना, IDA 1960 में, ICSID 1966 में, और MEGA 1988 में। कई बार पेपर में रीअरेंज करने के लिए आ जाता है कि इसको लिखो जैसे जैसे ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बने हैं, तो ये आपके लिए मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अ नोट ऑफ हाईएस्ट डिनोमिनेशन हैज बीन ऑफ, स्वतंत्र भारत के इतिहास में सर्वोच्च मूल्य वर्ग का नोट क्या रहा है? आज तक का सबसे बड़ा नोट वो रहा था 10,000 का। कितने का? 10,000 का। 5,000 का नोट भी था। पहली बार आरबीआई ने जो 10,000 का नोट प्रिंट किया था वो बात है 1938 की, ठीक है जी। और बाद में फिर इसको हटा दिया था 1946 में, और उसके बाद 1954 में दोबारा से इसको रीप्रिंट किया, और 1978 में इसको फाइनली फिर से हटा दिया। तो सबसे बड़ा जो डिनोमिनेशन नोट था आज तक का वो था 10,000 का। अभी हमारे पास 1 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का और 2,000 का नोट है डिनोमिनेशन में। सबसे बड़ा आज तक का 10,000 का था, अब नहीं। इसके नुकसान बहुत थे, डिसएडवांटेजेस, ठीक है। करप्शन, ब्लैक मनी, ठीक है। किसी को अगर करप्शन देनी है तो 10,000 का एक नोट दिया, आराम से जेब में रख सकते हैं। छोटी करेंसी के नोट होंगे डिनोमिनेशन, तो उनको रखना थोड़ा मुश्किल है। तो ब्लैक मनी थी, किसको उसमें करना हो तो फिर, या करप्शन के लिए, तो वहां पे इसका कुछ डिसएडवांटेज थे, तो फिर इनको हटा दिया गया था, ठीक है जी। अभी भी डिनोमिनेशन हुआ था, जो हमारे नोट पुराने नोट थे उनको बदल दिया था। ये बात है 8 नवंबर 2016 की, जब जो पुराने नोट थे उनका जो है डिनोमिनेशन हो चुका था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 10,000 का नोट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, The green shoe option is a clause in the underwriting agreement of an IPO which allows to, पहली बात, what is IPO? IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है जी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इट इज IPO, ठीक है जी। IPO में क्या रहता है, कोई भी कंपनी है जब वो पहली बार अपने शेयर को या स्टॉक्स को मार्केट में सेल करती है, उसी को कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर को, स्टॉक्स को सेल करती है मार्केट में फर्स्ट टाइम, उसको कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्वेश्चन है, द ग्रीन शू ऑप्शन इज ए क्लॉज इन द अंडरराइटिंग एग्रीमेंट ऑफ आईपीओ व्हिच अलाउज टू, तो देखो जी, ग्रीन शू क्या है? ग्रीन शू एक कंपनी थी जो 1919 में बनी। आज की डेट में इसका नाम चेंज हो गया है, अब ग्रीन शू कंपनी का नाम है स्ट्राइड राइटिंग, ठीक है जी, स्ट्राइड राइटिंग। अब इसका नया नाम है, 1919 में बनी थी। इसने पहली बार ये टर्म यूज की थी ग्रीन शू। तो ग्रीन शू इसने ये जो क्लाउज था वो यूज किया था, तो इनके नाम से ही, कंपनी के नाम से ही क्लाउज का नाम पड़ गया है। तो ग्रीन शू होता क्या है, ये जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है जिसमें शेयर या स्टॉक्स को सेल करते हो पहली बार, जब जो है वो एडिशनल शेयर हो जाते हैं, लोगों को डिमांड जो है उनकी ज्यादा, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गई, तो एडिशनल शेयर जो है मार्केट में उनको बेच सकते हैं, उसी को ही कहते हैं ग्रीन शू क्लॉज। तो आंसर हियर इज सेल एडिशनल शेयर। जो ग्रीन शू कंपनी है जो 1919 में बनी, जिसका नाम स्ट्राइड राइटिंग है, इसी कंपनी ने पहली बार जब आईपीओ दिए थे, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गई, तो इन्होंने ही लॉन्च किया था ग्रीन शू ऑप्शन, जिसमें एडिशनल जो शेयर थे उनको बेच सकते थे। तो ग्रीन शू इनके नाम से पड़ गया, जिसका काम है सेल एडिशनल शेयर, ठीक है जी बात। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंस व्हेन ए फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग in India does not meet its priority sector target। देखो जी, प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट की बात करें, ध्यान से सुनना। प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट होता है प्राथमिकता वाले क्षेत्र। हमारे जो बैंक हैं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने कहा है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करना पड़ेगा सब बैंकों को, फॉरेन बैंक हैं चाहे इंडिया के अपने कमर्शियल बैंक। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, यानी जो प्राथमिक क्षेत्र है जिनको आपको लोन वगैरह क्रेडिट देना पड़ेगा, तो प्रायोरिटी सेक्टर में पहली बात जो हमारे रहते हैं वो रहता है एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ठीक है जी, हाउस लोन, ये सारा हमारा रहता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसके लिए अलग अलग जो है वो कंडीशंस रहती हैं।
जैसे कोई कमर्शियल बैंक है, यहाँ का डोमेस्टिक बैंक, उसको 40% जो उसका क्रेडिट है उसका 40% एज अ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देना पड़ता है। और जो फॉरेन बैंक है इसमें भी कुछ कंडीशन रहती हैं, इनको भी क्रेडिट का 40% देना पड़ता है। और जो हमारे रीजनल रूरल बैंक हैं इनको जो है 75% प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ता है। प्रायोरिटी सेक्टर नहीं, प्राथमिकता वाले क्षेत्र, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और बाकी आपके कुछ और चीजें। ठीक है जी। तो क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ए फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया डज नॉट मीट इट्स प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट, कि इसने खर्च करना था 40% लेकिन ये खर्च कर नहीं पाया। तो जो खर्च नहीं कर पाया, जो पैसा बच गया, उसको कहते हैं शॉर्टफॉल। ठीक है जी। जो पैसा खर्च करना था 40% और खर्च नहीं कर पाया उसको कहते हैं शॉर्टफॉल। तो अगर फॉरेन बैंक है तो उसको डिपॉजिट करना पड़ता है सिडबी के पास, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और अगर डोमेस्टिक बैंक है तो उनको कराना पड़ता है RIDF के पास, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो होता है आपका नाबार्ड के अंदर। ठीक है जी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर फॉरेन बैंक प्रायोरिटी सेक्टर को लोन ना दे पाए, ठीक है, जैसे आपका हाउसिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, अगर वो 40% खर्च ना कर पाए तो फॉरेन बैंक को जो पैसा रह चुका है सिडबी के पास जमा कराना पड़ता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और जो डोमेस्टिक बैंक है उनको RIDF के पास, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो RIDF है और नाबार्ड के अंडर है। क्वेश्चन पढ़ो, What happens when a foreign bank operating in India does not meet its primary sector target? 40% से पूरा खर्च नहीं किया तो क्या होगा? It can deposit amount equivalent to shortfall, यानी जो पैसा रह गया in rural infrastructure development fund, no, ये तो करेगा डोमेस्टिक बैंक, गलत ऑप्शन। नेक्स्ट, it can deposit amount equivalent to shortfall, डिपॉजिट कर सकता है उतना जो उसका बच गया सिडबी में, करेक्ट आंसर। Next it can deposit RBI, no. Next it can lend equivalent amount to short-term demand, no. तो correct answer is option B, जैसे मैंने आपको बताया कि इनको जो है वो सिडबी के पास कराना पड़ता है डिपॉजिट। तो correct answer is option B, it can deposit amount equivalent to shortfall in सिडबी। और डोमेस्टिक बैंक को RIDF। अगर क्वेश्चन में फॉरेन बैंक की जगह डोमेस्टिक बैंक होता तो आंसर क्या होता? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग, बिटकॉइन, पीयर कॉइन, डार्क कॉइन, व्हिच ऑफ द अबव आर एग्जांपल वर्चुअल करेंसी। देखो जी, वर्चुअल करेंसी होती है डिजिटल करेंसी, ठीक है जी, जो डिजिटली चलती है हमारी। क्रिप्टो करेंसी सुना होगा आपने, बिटकॉइन का नाम तो सभी ने ही सुना होगा, ठीक है। जो हमारी क्रिप्टो करेंसी होती है, डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी, तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी वर्चुअल करेंसी है। आज की डेट में 20,000 से ज्यादा वर्चुअल करेंसी है मार्केट में, 20,000 से ज्यादा वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। तो बिटकॉइन भी डिजिटल करेंसी है, पीयर कॉइन भी, डार्क कॉइन भी। ऑप्शन ए इज ऑप्शन डी, ये सारी की सारी हमारी वर्चुअल करेंसी है। बिटकॉइन की एक जगह लिटकॉइन भी है, लिटकॉइन भी हमारी वर्चुअल करेंसी है, या फिर एक आपका सलोना भी है, वो भी हमारी वर्चुअल करेंसी है। तो हमारी बहुत सारी 20,000 से ज्यादा वर्चुअल करेंसी है, जिसमें से बिटकॉइन, पीयर कॉइन, डार्क कॉइन, लिटकॉइन, सलोना, सारी की सारी ये हमारी वर्चुअल करेंसी रहती हैं। क्लियर है जी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम अंडर प्राइमरी सेक्टर। एज यू ऑल नो, मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है कि हमारे 3 तरह के सेक्टर हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो डिपेंड करता है हमारा डायरेक्टली अपॉन नेचुरल रिसोर्सेज, जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड है वो प्राइमरी सेक्टर है। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर, इसका दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये डिपेंड करता है रॉ मटेरियल के लिए, किसके ऊपर? प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। प्राइमरी सेक्टर डिपेंड है डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड है रॉ मटेरियल के लिए प्राइमरी सेक्टर पे। और टर्शियरी सेक्टर, इसका और नाम है सर्विस सेक्टर, जिसका काम है सर्विस, जैसे बैंकिंग,
इंश्योरेंस, मैं यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूं, ये भी एक सर्विस सेक्टर है, टीचिंग, टेलीकम्युनिकेशन। प्राइमरी सेक्टर आपका आ गया एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग। देखो एग्रीकल्चर में डायरेक्ट यूज हो रहा है ना नेचुरल रिसोर्सेज का, माइनिंग, फॉरेस्ट्री में भी, फिशिंग में भी, माइनिंग में भी। और सेकेंडरी सेक्टर में आपकी आ जाएगी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन है कम्स अंडर प्राइमरी एग्रीकल्चर, डेयरिंग, फॉरेस्ट्री, करेक्ट आंसर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल ये आ जाएगा आपका सेकेंडरी में, कम्युनिकेशन, बैंकिंग टर्शियरी सेक्टर में। ठीक है जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम अंडर प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, डेयरिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये सारा का सारा प्राइमरी सेक्टर में आता है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली जो है नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which among the following not an advantage of beekeeping, निम्नलिखित में से कौन सा मधुमक्खी पालन का लाभ नहीं है? मधुमक्खी पालने के बहुत सारे फायदे हैं। नंबर 1, हनी बी इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, यस बिल्कुल सही, क्रॉप यील्ड को बढ़ाती है। हनी बी पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करती हैं। जैसे जो हमारी मधुमक्खियां एक फ्लावर पे बैठेंगी, फिर दूसरी जगह जाएंगी, वहां पे जो थी वहां पे भी यूज करेंगी, तो हनी बी पॉलिनेशन में भी हेल्प करती हैं। प्रोड्यूस रॉयल जेली, ये भी इनका फायदा है, रॉयल जेली में भी। और जो हमारे रूरल में लोग रहते हैं उनके लिए तो एक न्यूट्रिशन का भी ये काम करती हैं। शहद निकलता है मधुमक्खी से, उसका भी रूरल में चपाती वगैरह खा लेते हैं शहद के साथ, काफी फायदेमंद रहता है। तो जो हमारी मधुमक्खी पालन है उसके काफी फायदे हैं हमारे। तो क्वेश्चन है नॉट एन एडवांटेज इंक्रीज क्रॉप यील्ड, ये तो सही बात है। पॉलिनेशन में भी, रॉयल जेली बिल्कुल नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारी की सारी ठीक ऑप्शन है। तो नन ऑफ द अबव हियर इज करेक्ट आंसर। तो एडवांटेज पूछा था, बी कीपिंग का एडवांटेज ही नहीं है, इसका डिसएडवांटेज भी रहता है आपका। ठीक है जी। डिसएडवांटेज क्या है? अगर जो आपने बी कीपिंग मधुमक्खी अगर वो स्टिंग कर ले, आपको काट ले, तो मुश्किल होती है। पेपर में क्वेश्चन रहता है कि जो स्टिंग करती है मधुमक्खी तो उसमें कौन सा एसिड रहता है, उसका नाम है फॉर्मिक एसिड। एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लीजिए। तो जो हमारी बी कीपिंग है वो अगर स्टिंग कर दे, आपको काट ले, तो फॉर्मिक एसिड होता है उसमें, जो HCOOH इसका केमिकल फॉर्मूला है, तो उससे फिर काफी पेन होती है। तो जो स्टिंग है मधुमक्खी का उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which country has the largest MSME sector? MSME is micro small medium enterprises। ठीक है जी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री के पास सबसे ज्यादा सेक्टर है? हमारे जो महात्मा गांधी जी थे वो भी बात करते थे कि लघु उद्योग लगाओ, सूक्ष्म उद्योग लगाओ। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है लार्जेस्ट एमएससी सेक्टर वो है चाइना के पास। ठीक है जी। इंडिया आता है नंबर 2 पे एमएसएमई में। देखो चाइना में तभी तो इतना प्रोडक्शन है, तभी तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कम रेट में इतने सारा फंक्शन दे देते हैं एमआई के फौज में, सभी चीजों में। वहां पे एमएसएमई सेक्टर बहुत सारे हैं चाइना में। जैसे घर है तो दिन को क्या करेंगे कि उनका जो सामान वगैरह है, दिन को इंडस्ट्री, शाम को इकट्ठा करके वहीं घर उनका। तो हर घर में ही उनका जो लघु उद्योग रहता है, सूक्ष्म उद्योग रहता है। तो सबसे ज्यादा जो एमएसएमई सेक्टर है वो है आपका चाइना में। सेकंड नंबर पे आता है हमारा इंडिया। और इंडिया को जो पुश मिला वो मिला, एक स्कीम थी सेल्फ रिलायंट इंडिया। ठीक है जी, सुना होगा आपने आत्मनिर्भर भारत, सुना आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। इसके बाद काफी पुश मिला हमारे एमएसएमई सेक्टर को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर को। तो इंडिया नंबर 2 पे आता है और चाइना नंबर 1 पे आता है इस केस में। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which organization developed the किसान सभा ऐप फॉर फार्मर्स? ध्यान से सुनना, किसान सभा ऐप। देखो ये जो किसान सभा ऐप है इसको लॉन्च किया CSIR ने। ठीक है जी, ये है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये आपका बना था 1942 में। ऑटोनॉमस बॉडी है CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक
किसमें, सेंटर फॉर रोड एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR की एक लेबोरेटरी है इनकी, जो है CRRI, ठीक है जी, जो बनी 1952 में। तो CSIR और CRRI जो इनकी लेबोरेटरी है CSIR की, उसी ने ही ये ऐप डेवलप की है। तो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। किसान सभा जो ऐप है, ठीक है, तो बन गया। इसके फायदे बहुत हैं। फायदे क्या हैं, एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सारी फैसिलिटी मिलती हैं, सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारी फैसिलिटी। अगर फार्मर्स ने किसी मार्केट में जो है वहां पे लिंक करना है, या फिर जो मंडीज होती हैं, डीलर्स हैं, डीलर ने फार्मर के साथ कनेक्ट करना है, या डीलर को ट्रक वगैरह है उनकी सुविधा चाहिए, या हम जो कॉमन लोग हैं उन्होंने डायरेक्टली जो है वो फार्मर से कनेक्ट करना है, तो सारा का सारा किसान सभा ऐप पे सारी की सारी वहां पे इनकी जो है फैसिलिटीज रहती हैं। सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारी फैसिलिटी, फार्मर्स का मार्केट में मिलना, जो डीलर्स होते हैं मंडियों में उनका फार्मर से लेन देन, या फिर ट्रक वगैरह, उनको जो भी फैसिलिटी जो भी सुविधा चाहिए सारा किसान सभा ऐप पे उनको मिलता है, जो CSIR और CRI ने डेवलप की है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, CSIR। क्लियर जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखो जी, बात देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन कुछ हमारे ऐसे बेसिक टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन रहता ही रहता है, कॉन्सेप्ट जो है वही रहता है, बस लैंग्वेज चेंज कर देंगे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको पता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आए थे डॉक्टर, इंडिया की बात कर रहा हूं, MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया डॉक्टर MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है जी, नॉर्मन बोरलॉग। इंडिया में रहते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो टर्म थी वो दी है डॉक्टर विलियम गेट ने, अलग से क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म किसने दी, विलियम गेट ने, ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन। यहां बात कर रहा है सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कॉल दी थी। और सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन बात करता है फूड प्रोसेसिंग की, ठीक है जी। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड है फूड प्रोसेसिंग से। एक एवरग्रीन रिवॉल्यूशन भी है टर्म, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, जो टर्म किसने दी, MS स्वामीनाथन। ठीक, व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा, जो मिल्क से रिलेटेड था, और बहुत सारे और हमारे रिवॉल्यूशन है, तो उनके बारे में भी आप पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द FDI अलाउड इन IT सेक्टर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो, FDI इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो बोला कि IT सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितनी है, तो IT सेक्टर में है 100%, ठीक है जी। जो हमारा रेलवे है, रेलवे में भी है हमारी 100%, और जो फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल में इसमें FDI है 100%, सब में 100%। और जो हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ये पहले थी 49%, आत्मनिर्भर भारत अभियान आया, सेल्फ रिलायंट इंडिया, उसमें इसको इंक्रीज कर दिया 74% पे, ठीक है। और ये अंडर सम टर्म्स एंड कंडीशन। तो डिफेंस में 74%, रेलवे में, फार्मास्यूटिकल में 100%, और IT सेक्टर में 100%। क्लियर है जी बात, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इश्यूज कमर्शियल पेपर। क्वेश्चन है, कमर्शियल पेपर को कौन इशू करता है। पहली बात सुनना से आपको पता है कि हमारी मार्केट रहती है, ठीक है जी। मार्केट दो तरह की है, एक फाइनेंशियल मार्केट और एक ऑर्डिनरी मार्केट। ऑर्डिनरी मार्केट जो होती है उसमें हमारी चार चीजें आती हैं। एक आता है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक रहता है परफेक्ट कंपटीशन, और एक है ओलिगोपोली, ठीक है जी। ये चारों रहते हैं ऑर्डिनरी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में एक आती है कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और कमोडिटी मार्केट।
कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो 1988 में बना, स्टैट्यूटरी स्टेटस 1992 में मिला। और जो मनी मार्केट है इनको रेगुलेट करता है आरबीआई। ठीक है जी। तो ये जो हमारा कमर्शियल पेपर है वो एक इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का। ठीक है जी। कमर्शियल पेपर में हमारे रहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसमें हमारा रहता है कमर्शियल पेपर में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी इसमें ही आते हैं, और भी बहुत सारे जो हमारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं इसके अंदर आते हैं। क्वेश्चन है कि विच हु अमंग द फॉलोइंग इश्यूज कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर इशू कौन करता है? कमर्शियल पेपर हमारे ये अनसिक्योर्ड, ठीक है जी, अनसिक्योर्ड शेयर्स होते हैं जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के अंडर आते हैं। अनसिक्योर्ड कमर्शियल पेपर जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी उसका ही एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, डेब्ट भी इसमें ही रहता है। ठीक है जी बात। तो क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इश्यूज कमर्शियल पेपर। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यस ये करता है। कॉर्पोरेट कंपनी ये भी करता है। सैटेलाइट डीलर ये भी कमर्शियल पेपर इशू करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो ये नहीं करता है कमर्शियल पेपर इशू। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज 1 2 3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हियर। तो कमर्शियल पेपर जो हमारा मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है, ये हमारा एक अनसिक्योर्ड मार्केट है जिसमें जो है कमर्शियल पेपर जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट कंपनी, सैटेलाइट डीलर या प्राइमरी डीलर्स रहते हैं वो इनको इशू करते हैं। ठीक है जी। अनसिक्योर मार्केट है और मनी मार्केट जो हमारा कमर्शियल पेपर है मनी मार्केट के अंडर आता है जिसके अंडर आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो कमर्शियल पेपर अनसिक्योर का एक शेयर्स हैं जो हमें मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3 नॉट बी। इसमें तो 1 एंड 3 है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1 2 3 सॉरी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following is known as policy rate? ठीक है। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं हमारे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट। क्वेश्चन है पॉलिसी रेट किसको कहते हैं? पॉलिसी रेट कहते हैं हमारे रेपो रेट को। ठीक है जी। रेपो रेट रहता है जब आरबीआई हमारे कमर्शियल बैंकों को पैसा देता है, वो रहता है हमारा रेपो रेट। और रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है जी। रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म और इसमें आरबीआई जो है वो पैसा देता है बैंकों को। आरबीआई बैंकों को पैसा देता है लॉन्ग टर्म के लिए, उसको हम कहते हैं बैंक रेट। ठीक है जी। बैंक रेट आरबीआई अगर लॉन्ग टर्म के लिए दे तो बैंक रेट है, आरबीआई अगर शॉर्ट टर्म के लिए दे तो रेपो रेट है। आज की डेट में रेपो रेट है 5.90 और बैंक रेट है 6.15। ठीक है जी। तो which among the following is known as policy rate? रेपो रेट को जो है पॉलिसी रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट से उल्टा होता है जिसमें जो है बैंक आरबीआई को देता है। और ये सारे जो हैं क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेथड हैं हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के। इन्फ्लेशन जो है उससे फाइट करनी है, इन्फ्लेशन को बढ़ाना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन सब मेथड से वो पॉसिबल है। तो आरबीआई जो है जब बैंक को देता है तो रेपो रेट है, जब बैंक से लेता है तो वो हमारा रिवर्स रेपो रेट है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान व्हिच सेक्टर वाज एलोकेटेड 30.2% ऑफ टोटल आउटले। तो एज यू नो प्लानिंग कमीशन था हमारे देश में जिसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये बना 1 जनवरी 2015 में और प्लानिंग कमीशन बना था 15 मार्च 1950 को। तो 1 जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया? नीति आयोग ने। प्लानिंग कमीशन की हर 5-5 साल के लिए प्लान आती थी, 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना हर 5 साल के लिए। पहली आई थी 1951 से 5 सालों के लिए 1956 तक, दूसरी आई थी 1956 से 1961 तक, तीसरी आई थी 1961 से 1966 तक। ठीक है जी। उसके बाद 1966 से 1969 तक हमारी जो थी वो प्लान हॉलिडे रह गई। ठीक है। प्लान हॉलिडे कहते हैं क्योंकि 5 सालों के लिए कोई योजना नहीं आई तो इसको प्लान हॉलिडे कहते हैं या एनुअल प्लान कहते हैं।
ऐसा क्यों हुआ? क्यों जो हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान थी उस टाइम पे 1962 में इंडो चाइना वॉर, 1965 में इंडो पाक वॉर और उसके बाद 65-66 में ही ड्राउट पड़ गया था। ठीक है जी, सूखा, तो फेमाइन आ गया था ड्राउट का, उस वजह से जो है ये हमारी फोर्थ की 5 ईयर प्लान नहीं चल पाई थी और लेट हो गई थी। वो चली थी 1969 से फिर 74 तक, 3 सालों के लिए बीच में प्लान वाज ऑन हॉलिडे। पेपर में पूछते हैं कि प्लान हॉलिडे क्या होता है, तो प्लान हॉलिडे व्हेन प्लान जो थी वो हॉलिडे थी 1966 से 1969 तक। क्वेश्चन है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस सेक्टर को 30.2% दिया गया? तो इसका राइट आंसर है इरिगेशन एंड पावर को। फैक्चुअल है, स्टैटिक है, आपको जो लर्न करना पड़ेगा। तो 30.2% दिया गया था इरिगेशन एंड पावर को। कब? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, जो कब चली थी आपकी 1951 से 1956। इसका एक और नाम है हिराट-डोमर मॉडल। ठीक है जी, पेपर में पूछेंगे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन से मॉडल पे बेस्ड थी, तो क्वेश्चन है हिराट-डोमर मॉडल। जो सेकंड 5 ईयर प्लान थी वो बेस्ड थी पीसी मेहलानोविस मॉडल पे। क्लियर इस बात? करेक्ट आंसर इज इरिगेशन ऑफ पावर, जिसको दिया गया था 30.2% टोटल बजट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया वर एस्टैब्लिश्ड टू इंक्रीज, देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये एक्ट हमारे पास एनफोर्स हुआ 10 फरवरी 2005 को। 2005 में एक और चीज आई थी, अक्टूबर 2005 में, वो था आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ये एक्ट आया था हमारा 10 फरवरी 2005 को। इससे पहले एसईजेड पॉलिसी आई थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी 2000 में। ठीक है जी, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो था, इनका जो काम था वो था एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। इनका काम था एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन। ठीक है जी, इनका काम था फॉरेन की इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, यानी फॉरेन से एफडीआई जो कंपनियां यहाँ पे आए और जो अपना प्लांट यहाँ पे लगाएं। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था उसके बहुत सारे काम थे, एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन इसका जो प्राइमरी रोल था स्पेशल इकोनॉमिक जोन था वो था एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, यानी फॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट हो ज्यादा जाए, हम इन्वेस्टमेंट हो, एफडीआई आए और हमारा जो देश है वो ग्रो करे इकोनॉमी। जो एसईजेड है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इससे पहले इसको कहते हैं ईपीजेड, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन आया था 1965 में और ये था हमारा कांडला में। कांडला कहां हुआ? गुजरात में। ठीक है जी, पूरे एशिया का सबसे पुराना एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन 1965 में कांडला में जो हुआ गुजरात में। आज की डेट में इसका नाम है एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो क्वेश्चन है स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया वर एस्टैब्लिश्ड टू इंक्रीज फ्री ट्रेड, नो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी। एम्प्लॉयमेंट भी इसका काम था, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर के लिए बोलते हैं, जब आपका क्वेश्चन पेपर आता है तो इंस्ट्रक्शन में स्टार्टिंग में लिखा होता है कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हियर इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पर्पस था। ठीक है जी, स्पेशल जो आया था 10 फरवरी 2005 को और 2005 में आया था आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is done in stock exchange? स्टॉक एक्सचेंज में क्या किया जाता है? स्टॉक शेयर मार्केट, वहां पे क्या करना, वहां पे जो सिक्योरिटी होती हैं उनको सेल करो और बाय करो। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो स्टॉक एक्सचेंज उनका एक ही, कमोडिटीज आर ब्रॉट, नो, कमोडिटीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड, सिक्योरिटीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड। ठीक है जी, प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है, शेयर मार्केट का एक ही तो काम। ठीक है जी, बॉन्ड वगैरह से रिलेटेड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु रेकमेंड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखो जी, ध्यान से सुनना इस बात को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है जी, मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस होता है उसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखो, न्यूनतम समर्थन मूल्य,
एमएसपी जो है वो हमारी सरकार सोइंग, जब क्रॉप जो उसको सो करते हैं बीजने से पहले, तो बिफोर सोइंग जो है उसके लिए एमएसपी हमारी सरकार इशू करती है। इसका जो पर्पज रहता है ये रहता है कि मान लो कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गई, ठीक है, और रेट जो है वो डाउन हो गए, फिर भी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य दे देगी हमारी सरकार कि अगर रेट सरकार ने तय कर दिए 10 रुपए, मार्केट में मिल रहा है 8 रुपए, प्रोडक्शन इतनी हुई कि 8 रुपए के हिसाब से बिक रहा है, तो सरकार ने न्यूनतम जो समर्थन मूल्य था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो 10 रुपए किया था, तो सरकार उसी रेट पे खरीदेगी। तो कहने का मतलब है मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है एक ऐसा प्राइस है जो सोइंग से पहले हमारी सरकार इशू करती है हमारे किसानों के लिए कि प्रोडक्शन अगर ज्यादा हुई या कुछ हो गया, जो भी रहेगा रीजन, तो जो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है हम देंगे ही देंगे। मार्केट में अगर प्राइस कम भी होते हैं तब भी हम उस रेट में आपसे खरीदेंगे, उसको कहते हैं एमएसपी। अगली बात, एमएसपी जो है वो कौन देता है? ये रिकमेंडेशन होती है सीएसीपी की, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, वो एमएसपी जो है उसकी रिकमेंडेशन देता है किसको? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस रेकमेंड करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को कि आप एमएसपी इतना जो है वो दे दो। क्वेश्चन है हु रेकमेंड एमएसपी, सीधा क्वेश्चन। कमीशन फॉर वेट एंड मेजर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, फार्मर्स वेलफेयर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो एमएसपी हमारा रेकमेंड करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, रेकमेंड करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर को, फिर वो एमएसपी जो है वो लाते हैं। एमएसपी यानी कि इस समर्थन मूल्य से नीचे अगर रेट चले भी जाते हैं फिर भी अब हम आपको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पे ही आपसे खरीदेंगे। अगली बात, ये जो एमएसपी रहता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, देखिए ये देते हैं 22 क्रॉप्स को। एमएसपी कितनी क्रॉप्स को मिलता है? 22 क्रॉप्स को, और एक क्रॉप है उसको मिलता है एफआरपी। एफआरपी इज फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। ये आपका रहता है एफआरपी शुगर केन, ध्यान रखिएगा। शुगर केन को क्या मिलता है? एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। और 22 क्रॉप्स को क्या मिलता है? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दो क्रॉप्स हमारी और हैं, उनको भी एमएसपी मिलता है। एक उसमें आता है तोरिया और एक आता है डी हस्क कोकोनट, ठीक है। जो नारियल आता है ना उसमें बाहर मुच्छें सी लगी होती हैं, तो उसके बाहर वाला भूसा हटा के, तो डी हस्क कोकोनट और तोरिया इनके लिए भी रहता है। तो एमएसपी इज फॉर 22 क्रॉप्स, एफआरपी फॉर 1, दैट इज शुगर केन। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर को रेकमेंड करती है। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश रिजर्व रेशियो इज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ ईच बैंक। देखो जी, कैश रिजर्व रेशियो भी मॉनेटरी पॉलिसी का ही एक इंस्ट्रूमेंट है। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है जी, कि जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं उनको कैश की फॉर्म में कुछ डिपॉजिट कराना पड़ेगा आरबीआई के पास। कैश रिजर्व, कुछ रिजर्व में रखना पड़ेगा, किसको? बैंकों को। किसके पास? आरबीआई के पास। हो सकते हैं कैश रिजर्व रेशियो, कैश की फॉर्म में। तो जो कैश रिजर्व रेशियो है वो होती है इसका परसेंटेज, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इसका जो परसेंटेज है वो रहता है सीआरआर। सीआरआर आज की डेट में है 4.50% करंटली। तो क्वेश्चन है कैश रिजर्व रेशियो इज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ ईच एदर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो जो बैंक जो है आरबीआई के पास कैश की फॉर्म में जो भी पैसा रखते हैं उसको कहते हैं सीआरआर। ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का ही एक इंस्ट्रूमेंट है, क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेथड, जो आज की डेट में है 4.50। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? देखिए जी, एक है जीडीपी
और एक है जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर वही बात, ग्रॉस का मतलब जो मैथमेटिक्स में टोटल का मतलब है, इकोनॉमी में वही मतलब है ग्रॉस का, ठीक है जी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर हमने अपनी कंट्री प्यारे भारत देश को कंपेयर करना है बाहर की वर्ल्ड की कंट्रियों के साथ, तो हमारा देश हुआ डोमेस्टिक। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ कि हमारे देश में एक साल में कितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, ठीक है जी, देश के अंदर विद इन दी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है जी, टोटल फाइनल आउटपुट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन दी जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। हमारे देश में एक फाइनेंशियल ईयर लेते हैं, एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ देश के अंदर, वो आता है जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद, और एक आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल इनकम, राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी में जो हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस रहा वो, और साथ में जो हमारे भाई बंधु बाहर रहते हैं उनकी इनकम को भी ऐड करते हैं। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, जापान में जो भी इंडियंस रहते हैं, जहां उन्होंने लोकेशन मैटर नहीं करती कहां रहते हैं, कहीं भी रहते हो जहां उन्होंने प्रोड्यूस किया, बिजनेस था और वो भी उन्होंने भेजा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो इसमें प्लस हो जाता है जीडीपी में, तो वह जीएनपी। लेकिन इसमें से माइनस हो जाएगा क्या, कुछ बाहर के भी तो लोग हैं जो इंडिया में रह रहे हैं, तो जो फॉरेनर जो इंडिया में सेटल हैं और उन्होंने यहां से बाहर पैसा भेजा, तो उनका पैसा माइनस कर देंगे, और जो हमारे भाई बंधु बाहर रहते हैं उनका पैसा इसमें प्लस कर देंगे। तो जीएनपी में और जो फाइनल गुड जो देश के अंदर हुआ वो, प्लस जो बाहर से हमारे भाई बंधुओं ने भेजा वो। तो क्वेश्चन है व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी? ट्रांसफर पेमेंट, यस, ट्रांसफर पेमेंट का फर्क है, ये वहां से इन्होंने ट्रांसफर किया, यहाँ पे जो फॉरेनर रहते थे उन्होंने भी किया। नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, कैपिटल कंजम्पशन, देखो ट्रांसफर पेमेंट भी है और नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ट्रांसफर पेमेंट तो है, ये ट्रांसफर तो हुआ ये वाला, लेकिन हियर नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो अब्रॉड से विदेश से शुद्ध विदेशी आय हमें हुई, हमारे भाई बंधुओं ने वहां पे बिजनेस किया और भारत भेजा, उसमें ऐड होगा, और जो यहाँ पे रहते हैं बाहर के लोग वो इसमें से माइनस हो जाएगा, वो है जीएनपी। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी तैयारी आई होप अच्छी चल रही होगी, ध्यान से पढ़िए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।